शाम के बाद मैं ऑपरेशन रूम से मुल्हिक सिटिंग रूम में सस्ताने के लिए एक आराम कुर्सी पर लेट गया। एक पल का सुकून मैसर आया तो आंसा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मेरे दिल की धड़कनों पर चलती दिल में आन बराजी। आंसा फजाओं में खोया हुआ वो सुंदर गीत थी जो स्याह चश्म देवदासियां ऊद सुलगा कर शहजादे की याद में गाया करती हैं। ख़याम की रुबाई बनकर मेरे अंदर उतरने लगी। रज्जों की दी हुई पीतल की अंगूठियां जो आज भी मेरे गांव में मेरे ट्रंक में रखी हुई थी, उसके काढ़े हुए रेशमी रुमाल, उसका सजीला सरापा, मेरा बचपन, हमारी तूफानी मोहब्बत, सभी कुछ उसके सामने खसो खाशाक की तरह बहता चला गया। मोहब्बत की जोहरा बड़ी तमकिनत से मोहब्बत का त्रिशूल पकड़े मेरी समत बढ़ती चली आ रही थी। मैं अपना तज्जिया करने लगा। मैं कमजोर इंसान नहीं हूँ। मेरा इंतखाब सियानों के एक बोर्ड ने किया था। मेरी खुसूसी लाइन भी वही लोग इख्तियार करते हैं जो पत्थर के आसाब रखते हों। लेकिन लड़ाई और मोहब्बत के मैदान में बड़ा फर्क है। मैं अकेला पहाड़ों से टकराने का भी हौसला रखता था, लेकिन प्यार का वो माउंट एवरेस्ट मेरी कुव्वत इरादी के सामने तन कर खड़ा हो गया था। उसे सर करने की तवानाइयां मुझ में नहीं थी। तब मुझे इंसान की फितरी कमजोरी का तल्ख तजुर्बा हुआ जिससे कायनात के अजीम तरीन लोग दो चार हो चुके थे। खुद पर बैक वक्त हंसी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। फरार की सारी राहें ही मसदूद हो चुकी थी। जब ये बाजी आंसा ने जीत ली तो मैंने खुद से एक कमिटमेंट की कि अपने फराइज की राह में आंसा की मोहब्बत को कभी दीवार न बनने दूं। मैं राजपूत का बेटा था, मेरे प्राण जा सकते थे, वचन नहीं। ये रिवायत नस्ल दर नस्ल मेरे खून में मुंतकिल होती आई थी। वो कौल जो मैंने खुद कर दिया था, उसे निभाने के लिए जितना सिद्क दरकार था वो मुझे विरसे में मिल चुका था। ख्यालों का ताना बाना अर्दिली की आमद से टूटा जो मेरे लिए कॉफी का मग लिए अंदर दाखिल हो रहा था। अभी मैंने बमुश्किल 2 घूंट ही भरे थे कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और एक चाको चौबंद हवालदार अंदर आया। उसने एड़ियां बजाईं। अर्जेंट मैसेज सर। ओके कहता हुआ मैं फुर्ती से उठा और लपक कर ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। वायरलेस ऑपरेटर अपने सामने रखे पैड पर तेजी से पैगाम डिकोड कर रहा था। मेरी बेचैन नजरें पैगाम पर टिकी हुई थी। टॉप सीक्रेट, इत्तला की तफ्तीश की गई, दुरुस्त है, कागजात हाथ लगे हैं, 5 तारीख को हमला होगा, ओवर एंड ऑल। रेडियो ऑपरेटर ने अपने कानों पर चढ़ा हेडफोन उतार कर नीचे रख दिया। बोला डिस्कनेक्टेड सर। मैंने हाथ में पकड़े मग से कॉफी का आखिरी घूंट भरा। ओके, और वही पैगाम हाथ में लिए बाहर आ गया। चंद मिनट के नोटिस पर हम लोग इमरजेंसी मीटिंग रूम में इकट्ठे हुए थे। मेरे खास ग्रुप के 10 जवान मेरे हमरा थे। दीवार पर लटके एक नक्शे पर हमारे कर्नल साहब अपने हाथ में पकड़ी छड़ी के जरिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदही कर रहे थे। उन्होंने आड़ी तिरछी लकीरें मुल्हिका ब्लैक बोर्ड पर लगाकर हमारे जहन में टारगेट से मुताल्लिक तमाम जुजियात नक्श कर दी। जेंटलमैन, दुश्मन की ओछी हरकतों का ये पहला बाकायदा जवाब है जो आप लोग उसे देने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारा पहला तमाचा ही इतना भरपूर होगा कि दुश्मन के होश ठिकाने आ जाएंगे। अपनी रिवायत की पासदारी करना तुम्हारा फर्ज अव्वलीन है। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। वाकई दुश्मन के खिलाफ ये हमारी पहली पैरा ट्रूपर लैंडिंग थी। इससे पहले गो के भारतीय छाताबरदार अक्सर मशरकी पाकिस्तान में उतरते रहे थे, लेकिन हमने दुश्मन के इलाके में जमीनी कार्रवाइयां ही की थी और अभी तक छाताबरदार मुहिम रवाना नहीं हुई थी। कर्नल साहब ने बारी बारी हाथ मिलाते हुए कहा, आप लोग खुशकिस्मत हैं, पहली सादत आपके हिस्से में आई है। और फिर वो अपनी नेक तमन्नाएं सौंप कर रुखसत हो गए। कर्नल के जाते ही मैंने हुक्म दिया, फॉल इन। तमाम जवान कतार में खड़े हो गए। अगले हुक्म पर वो कमांडोज की मखसूस चाल से भागते हुए उस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे जहां हमें अपना असली रूप इख्तियार करना था, छाताबरदार का रूप। अपने सीने पर एयर विंग सजाने के लिए जिन कड़े मसाइब से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा कुछ वही जवान लगा सकते हैं जिन्होंने ये स्कूल पास किया हो। मेरे इन तमाम जवानों के सीने पर उनके छाताबरदार होने का निशान अपनी अजमत की गवाही दे रहा था। हमने जल्दी जल्दी हार्नेस पहने। ये वो पेटियां होती हैं जिनसे जंपर बंधा होता है। दौरान तरबियत उन्हें पहनकर सारा सारा दिन अजियतनाक मशकों से गुजरना पड़ता है। तब हमें ये मुसीबत नजर आती है। लेकिन आज जब अमली मैदान में कदम रखने जा रहे थे तो हार्नेस महबूबा की जुल्फों की तरह नरमो नाजुक और हल्के दिखाई दे रहे थे। स्टील हेलमेट, किट, हवाई छाताबरदार, स्टैटिक लाइन, हुक, नायलॉन की रस्सियां, गरज हर चीज का मुआयना मैंने खुद पहले किया। फिर तरबियत के मुताबिक हर छाताबरदार ने दूसरे को चेक किया। हमारे पहलुओं से हल्के हथियार बंधे हुए थे और पीठ पर बंधे बैग में दूसरी अहम चीजें मौजूद थी। चेकिंग का मरहला तय हुआ तो जवानों को दोबारा फॉल इन होने का हुक्म दिया और फिर वो मेरी सरबराही में कमांडो की पुरवकार चाल चलते उस ट्रक की तरफ जा रहे थे जिसने हमें करीबी एयरपोर्ट तक पहुंचाना था। फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बारी बारी तमाम जवान ट्रक में सवार हो गए।
अंधेरे की दबीज चादर ने आहिस्ता आहिस्ता ढाका को अपने हिसार में समेटना शुरू कर दिया था। शाम होते ही शहर वीरान सा हो जाता था। चारों तरफ एक पुरहौल सन्नाटा छाया था, बिल्कुल वैसा ही सुकून जैसा समंदर में तूफान आने से पहले उसके ऊपरी पानियों पर पाया जाता है। कभी कभी किसी कोने से इक्का दुक्का फायरिंग की आवाज सन्नाटे का तकद्दुस मजरूह कर देती। हमारे रास्ते पर मुश्तबा मकामात के नजदीक रजाकार पहरा दे रहे थे। उनकी इक्का दुक्का गश्त करती जीपें कभी कभी हमारे सामने या दाएं बाएं से सेफ सिग्नल देकर आगे गुजर जाती। आहिस्ता आहिस्ता हम एयरबेस के नजदीक होते जा रहे थे। मेरी तरह बाकी जवानों के जहन में भी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही अज़्म था, दुश्मन को फना कर देने का अज़्म। उस दुश्मन को जो हमें नीस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ था। हम बका की जंग लड़ने वाले हर इफरीत से टकराने का हौसला रखते थे। दुश्मन ने अपने घिनौने मकसद के लिए 5 तारीख का प्रोग्राम बनाया था। आज 4 तारीख थी और हम उस पर ऐन आखिरी लम्हों में ज़रबेकारी लगाने जा रहे थे। चंद मिनट के बाद हम अंधेरे की चादर में लिपटे एयरबेस की इमारत में दाखिल हो रहे थे। रनवे से कुछ दूर ही ट्रक रुक गया। तमाम जवान बारी बारी छलांगे लगाकर फॉल इन हो गए। हिफाजती इक़दामात के पेश नजर रोशनियां बुझा दी गई थी। कहीं कहीं रनवे के साथ हल्की रोशनी के सिग्नल नुमा बल्ब जल बुझ रहे थे। ये भी सिर्फ हमारी खातिर ही किया गया था। एक मर्तबा फिर हमने एक दूसरे को चेक किया। मेरा रेडियो ऑपरेटर मेरे साथ ही खड़ा था। जैसे ही हमें दूर खड़े जहाज के करीब से लाइट सिग्नल मिला, हम उस समत चल दिए। गंभीर सन्नाटे में सिर्फ जवानों के पांव की ठक ठक गूंज पैदा कर रही थी। जहाज के बिल्कुल करीब हमारी कंपनी के मेजर साहब खड़े थे। हमारे सलूट वसूल करने के बाद उन्होंने कतार में खड़े जवानों पर एक भरपूर निगाह डाली। उनकी आंखों में जलते अंगारे साफ दिखाई दे रहे थे। वो अपने जियालों को अलविदा कहने आए थे। जैसे ही वो आखिरी जवान के सामने से गुजरे, जहाज की टेल यकदम खुल गई और यूं लगा जैसे किसी बहुत बड़े मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। मेजर की धाड़ गूंजी, जवान गरजे अल्लाहु अकबर। एक एक करके वो जहाज में सवार हो रहे थे। सबसे आखिर में मैं जहाज में दाखिल हुआ। उन्होंने मेरी पीठ पर प्यार से धूल जमाई। गुड लक जंप मास्टर। जहाज में नीम तारीकी छाई थी। तमाम जवान अपनी अपनी जगह जमकर बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में कहर ठाठे मार रहा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही जहाज की टेल बंद हो गई। उसके सोए इंजन जागे और उसने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर हल्के से इर्तियाश के साथ जहाज फजाओं का सीना चीरता आगे बढ़ने लगा। अंदर फैली हुई संजीदगी में मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होने लगा। फिर मुझे PTW पैराशूट ट्रेनिंग विंग याद आया और मैंने जवानों को ललकारा, हु आर यू? उनकी धाड़ें गूंजी, एयरबॉर्न। उसके बाद तो हवा बरदोश के नारों ने तसलसल इख्तियार कर लिया। जिस तरह हम लोग ट्रेनिंग में गला फाड़ फाड़ कर ये नारा लगाया करते थे, वही दीवानगी आज फिर हम पर तारी थी। जूं जूं वो नारे लगाते उनके जोश गजब में इजाफा होता जा रहा था। फिर वो वक्त भी आ गया जब हम दुश्मन के इलाके में दाखिल हो चुके थे। ड्रॉपिंग जोन नजदीक आया तो जिस्मों में चिंगारियां सुलगने लगी थी। दुश्मन के इलाके में रेडार रेंज से बचने के लिए हम लोग खुसूसी नीची परवाज कर रहे थे। हमने दुश्मन के अकब में एक घने जंगल में नीचे उतरने का मंसूबा बनाया, जहां हमारे दूसरे साथी जरूरी असलहा और साजो सामान के साथ हमारे मुंतजर थे। रात का एक पहर गुजर चुका था जब जहाज के दोनों दरवाजों के ऐन ऊपर आवेज़ां सुर्ख बल्ब रोशन हो गए और उसके साथ ही उन बल्बों के ऊपर लगी बड़ी सी घड़ी पर हिंसे जलने बुझने लगे। ये देखते ही मेरे होंठ थिरक उठे, स्टैंड अप। और फिर ये अंदाजा करने के लिए मेरे इस हुक्म पर जवानों के क्या तासुरात हैं, मैंने उनकी जानिब नजर डाली ही थी कि जहाज के दोनों दरवाजे अपनी मखसूस गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करते हुए ऊपर उठ गए। पट खुलते ही हवा की तुंदो तेज लहरें जहाज में दराईं। जाने हमारी आमद पर वो क्यों इतनी सीखपा हो गईं कि बगुलों की तरह हमारे कदमों से लिपटने लगीं और तूफानों की तरह जहाज से पंजा आजमाई करने लगी। जहाज तो डोलने लगा था, लेकिन आफरीन है हमारे जवानों पर, वो जैसे कुछ और देख ही नहीं रहे थे। मशीनी अंदाज में अपनी आखिरी मश्क दोहरा रहे थे, वही सबक जो अपने से आगे वाले साथी का हार्नेस और पैराशूट चेक करने और उसे पास कहने पर मुश्तमिल था। और ये सारा अमल थोड़ी ही देर जारी रहा, फिर ये तूफान खुद ब खुद सिमट गया। सितारों के उस साए में हम अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे थे। उसी रोशनी में जब आकाश से पाताल तक सारे अनदेखे रास्ते हमारा इंतजार करते साफ दिखाई दे रहे थे। फिर जैसे ही ओके रिपोर्ट पायलट को मिली, दोनों दरवाजों पर सुर्ख बत्तियां बुझ गईं। अब वहां सब्ज बल्ब जल रहे थे, जिसका मतलब था जहाज महफूज इलाके पर परवाज कर रहा है। मैंने अगला हुक्म दिया, स्टैंड इन द डोर। बिजली किसी फुर्ती से आगे वाले हवा बरदोश मॉक डोर पर जम गए।
मैंने गला फाड़ा, जंप। दोनों जवान फजा में कूद गए। उसके साथ ही कतार में हरकत पैदा हुई। हर कोई तेजी से आगे बढ़ता, अपनी स्टैटिक लाइन झटके से आगे की तरफ धकेलता और फजाओं में खो जाता। पैराट्रूपर लैंडिंग का सबसे खतरनाक मरहला पैरा लैंडिंग फॉल होता है। गिरते वक्त की पोजीशन सही रखना ट्रेनिंग में तो मुमकिन होता है, क्योंकि हमें बहरहाल ये एडवांटेज हासिल रहता है कि हम अपने इलाके में हैं और मशकें कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन की मौजूदगी और उसके इलाके में घिरे होने का खौफ बसा औकात इस तरह जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि बहुत से जवान गिरते वक्त की पोजीशन नफसियाती दबाव की वजह से सही नहीं रख पाते और कुछ करने से पहले ही अपने टखने तुड़वा कर दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ मुझे अपनी ट्रेनिंग का वो लतीफा कभी नहीं भूलता जो हमारे एक स्टाफ ने सुनाया था। एक हवा बर्दोश को जब जहाज से छलांग लगाते वक्त छाता सही करने को कहा गया तो उसने हंसकर कहा था, कोई बात नहीं स्टाफ, हम कौन सा जंग लड़ने जा रहे हैं, मश्क ही तो है। हमें ऐसी मश्क नहीं करवाई जाती। वहाँ तो हर वक्त यही एहसास रहता है कि सब कुछ असली है। मेरे इल्म की हद तक पाकिस्तानी अफवाज का कोई भी छाता बरदार ऐसा नहीं मिलेगा जिसने दुश्मन के इलाके में जंप किया हो और PLF गलत की हो। मुख्तलिफ दरख्तों की शाखों से बचता बचाता मैं एक कदरे साफ कतई अराजी पर गिरा था। अपने 2-3 साथियों को मैंने अपने नजदीक ही गिरते देखा था। थोड़ी देर के बाद ही हम तमाम साथी खुफिया सिग्नल की मदद से एक जगह इकट्ठे हो चुके थे। तरबियत के मुताबिक मेरे साथी बिखर कर पहरा दे रहे थे और ये तो रात का वक्त था। अगर दिन का समा भी होता तो कोई उनकी किसी हरकत को नोट न कर पाता, क्योंकि वो जंगल ही का एक हिस्सा दिखाई दे रहे थे। अपने पैराशूटों और फालतू सामान से निजात पाने के बाद हम खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। मेरी नजरें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों पर जाती। जैसे ही सुइयां 12 के हिस्से पर इकट्ठी हुई, मैंने अपने रेडियो ऑपरेटर को इशारा किया। उसने हेडफोन कानों पर चढ़ाया और अपने पहले से मौजूद दस्तों के साथ राब्ता पैदा करने की कोशिश करने लगा। पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल हो गई। हमने मुख्तसर तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दुश्मन का इलाका था जहां किसी भी लम्हे हम में से किसी की छोटी सी गलती बाकियों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती थी। दूसरी पार्टी हमसे करीब ही कहीं मौजूद थी और अब मिलाप की घड़ी आ रही थी। यही सबसे दुश्वार मरहला था। उस जंगल में या उसके इर्द गिर्द कहीं दुश्मन भी लाजिमन मोर्चा बंद था और उसकी पेट्रोल पार्टियां भी गश्त कर रही थीं। हर लम्हे इस बात का इम्कान मौजूद था कि बजाय अपने दोस्तों के उनसे मुलाकात हो जाती और हम कुछ करने की हसरत दिल में लिए रह जाते। इस खतरनाक मरहले से निमटने के लिए कमांडोज को खुसूसी तरबियत दी जाती है और उन्हें मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें निकालने का फन सिखाया जाता है। करीबन 5 मिनट के बाद हमारे नए साथी, जिनकी तादाद 6 थी, बड़े बड़े बक्सों के साथ हमारे सामने खड़े थे। इन बक्सों ही में वो हथियार बंद थे जिनसे हम दुश्मन का कुछ बिगाड़ सकते थे। थोड़ी देर के बाद मेरे साथी रॉकेट लॉन्चरों और रिकॉइल लेस राइफलों से लैस हो चुके थे। 9 वारिदों की कमान एक सूबेदार साहब के हाथ में थी, जिन्होंने अपनी सर्विस का बेशतर हिस्सा उस इलाके में गुजारा था। उनकी जबानी इल्म हुआ कि इस जंगल को चारों तरफ से भारतीय फौज ने मोर्चाबंद होकर घेर रखा है और इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि हम उनसे झड़प का खतरा मोल लिए बगैर आगे निकलकर अपने टारगेट तक पहुंच सकें। सूबेदार साहब की बात बजा थी। मैंने रेडियो ऑपरेटर को हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करने का हुक्म दिया। सिलसिला मिलने पर हमने पहले अपनी बाआफियत पहुंचने की इत्तला दी और फिर दोस्तों से मुलाकात का मुजदा सुनाकर नई सूरत हाल से भी आगाह कर दिया। अगले हुक्म तक इंतजार करो। जवाब मिला और सिलसिला कट गया। करीबन 10 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद फिर रेडियो में जान पैदा हुई। हेडक्वार्टर हमसे मुखातिब था, दुश्मन अपनी तमाम कुव्वत यहाँ जमा कर रहा है। आज सुबह तक उसकी तैयारियां मुकम्मल होंगी। 5 तारीख को वो अपने आदमी सरहदों में दाखिल करेगा और 5 की शाम को हमला मुलतवी कर दो। कल शाम को जब दुश्मन सारा असबाब लेकर तैयारी के मराहिल में होगा, उसे अचानक नीस्तो नाबूद कर डालो, ओवर एंड ऑल। नया हुक्म मिलते ही हमने वहां छुपने के लिए पनागाहें तलाश करना शुरू कर दी। हमें आज की रात और कल का दिन इसी हालत में गुजारना था। अपनी सरहदों के अंदर अंदर फजाई गश्त दोनों अतराफ से होती रहती थी और इस अमर के बावजूद कि हमारा पायलट बड़ा मंझा हुआ था, जो रडार की नजरों से बचाकर हमें यहाँ तक ले आया था, इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि दुश्मन को किसी फजाई मदाखलत का शक गुजरे और वो पैराट्रूपर लैंडिंग के मुतालिक सोचकर हमारी तलाश शुरू कर दे। यहाँ कई जगह टेलीफोन की तारें बिखरी नजर आ रही थीं, लेकिन हमने फिलहाल उन्हें छेड़ना मुनासिब न समझा। अभी तक तो हमने अपनी मौजूदगी का कोई निशान यहाँ नहीं छोड़ा था।
चंद मिनट के बाद ही मेरे साथी वहां से यूं गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। किसी ने दरख्तों की शाखों पर बसेरा किया था तो किसी को दलदली जमीन में उगी काई में पनाह मिल गई थी। कोई जंगली घास का हिस्सा बना बैठा था और किसी ने मेरी तरह खुद को दरख्तों के झुंड में छुपा रखा था। अपना भारी असलहा हमने इस तरह छुपा दिया था कि वो दुश्मन की नजर में नहीं आ सकता था। जिस जगह जंगल में हमने अपना मरकज बना रखा था उसके इर्द गिर्द 1.5-2 मील तक हमारे जवान जंगल का हिस्सा बने पहरा दे रहे थे। उन्होंने अपने आप को जंगली दरख्तों की टहनियों और पत्तों से इस तरह आरास्ता करके कैमोफ्लाज किया हुआ था कि बारीक बीन नजरें भी उनकी हरकत को नोट न कर पाती और गौर करने पर भी वो जंगल ही का हिस्सा दिखाई देते। ये जंगल करीबन 4-5 मुरब्बा मील में फैला हुआ था। दिन की रोशनी में मेरे जवान दुश्मन के बहुत करीब से रैकी कर आए थे। अब हमें उस इलाके के चप्पे चप्पे से मुताल्लिक इत्तलात हासिल थी कि दुश्मन ने कांटेदार तार कहां कहां लगा रखे हैं और माइंस कहां कहां दबा रखी हैं। शाम तक का वक्त भी यूं ही गुजर गया। इस दौरान मैं बमुश्किल 2 घंटे की नींद ले सका था। यही हाल मेरे दूसरे जवानों का था, लेकिन उस नींद ने भी हमें बिल्कुल ताजा दम कर दिया था, क्योंकि कमांडोज को कई दिन और रात मुसलसल जागने की मशक करवाई जाती है और बवक्ते जरूरत हम किसी वक्त भी दौरान मशक अपने अंदर पैदा करदा इस सलाहियत को वापस बुला सकते हैं। मैं अपने रेडियो ऑपरेटर के साथ एक दरख्त की शाखों में छुपा बैठा था और मेरे रेडियो ऑपरेटर हवालदार ने अपना सेट अपने आगे शाखों को मचान की शक्ल देकर रखा हुआ था। हम दोनों उस पर नजरें जमाए बैठे थे कि अचानक रेडियो ने अंगड़ाई ली। थोड़ी देर बाद ही आवाज वाजे हो गई। हेलो ईगल्स, ओवर। आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं रेडियो के ऊपर करीबन झुका हुआ था क्योंकि हवालदार ने रेडियो की आवाज खासी नीची कर रखी थी। ईगल्स अटेंडिंग यू, बिग मास्टर, ओवर। मैंने माइक में जवाब दिया। आवाज आई, स्टार्ट योर ऑपरेशन, ओवर एंड ऑल। राब्ता कट गया। उस वक्त करीबन रात के 9 बजे थे, लेकिन यूं लग रहा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो और उसकी वजह वो घनेरे बादल थे जिन्होंने दोबारा आकर सरे शाम ही आकाश पर डेरे डाल दिए थे। बंगाल का मौसम भी मिजाज यार की तरह कभी एक सा नहीं रहता। खुसूसन जिस इलाके में हम ऑपरेशन के लिए आए थे वहां तो बेशुमार जंगलात होने की वजह से आसमान पर अक्सर काली घटाएं छा जाती। जंगलात और नदी नालों के दरमियान एक बहुत बड़ा कतई अराजी पर मैदानी और हमवार जगह कुदरत का करिश्मा ही तो थी, और ऐसे करिश्मे यहाँ अक्सर देखने को मिलते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।